Hello, my dear students. How are you? I hope you will be fine. We are studying chapter 3 of our science book. That's name is Fiber to Fabric. And in this video, we are going to study the new topic, History of Clothing Material. Okay? So, shall I start? Okay. I'm going to read this paragraph. Have you ever wondered what materials people used in ancient times for clothes? Have you ever wondered? क्या आपने कभी सोचा है what materials people used in ancient times? पहले के टाइम में, ancient times मतलब पहले के टाइम में लोग कपड़ों के लिए कौन से मटेरियल का यूज करते थे? पहले के टाइम में लोग कपड़ों के लिए कौन से मटेरियल का यूज करते थे? For example, in modern time, we use different types of fabrics to make our clothes. Woolen fabrics like cotton fabrics, jute fabrics. But what we know about the ancient people? It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. तो it appears, ऐसा हमें लगता है that in those times, कि उन दिनों में लोग use the bark underline the word, पेड़ की छाल को, the outer covering of the stem of the tree is called bark. तो उन दिनों में लोग पेड़ की bark का मतलब छाल का एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज या पेड़ के बड़े बड़े पत्तों को यूज करते थे या एनिमल स्किन को यूज करते थे, और जो फर होती है, जो हेयर स्किन होती है उनकी, मतलब फर एक ऐसी स्किन जिसके ऊपर बहुत सारे हेयर होते हैं उसे फर बोलते हैं, तो उसको लोग अपने आप को कवर करने के लिए यूज करते थे. आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. अब उसके बाद जब लोग सेटल होने स्टार्ट कर दिया, जब लोगों ने कहाँ पर, एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज, मतलब लोग जब खेती करने लगे, और जब खेती करने लगे तो उनको एक जगह पर सेटल होने की नीड थी, क्योंकि वो जहाँ पर खेती करते हैं तो उनको अपने खेत के आसपास ही कहीं रहना होता था. तो जब वो ऐसे रहने लगे तब उन्होंने वीविंग करना सीखा. बिफोर दैट दे डिड नॉट नो हाउ टू मेक क्लॉथ्स बाय वीविंग और निटिंग, लेकिन आफ्टर द सेटलमेंट इन द एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज दे लर्न्ड टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स, मतलब उन्होंने छोटे छोटे जो घास के पत्ते होते हैं या जो ट्विग्स होती हैं उनको उन्होंने वीव करके, जिस तरह से हमने पेपर को बच्चों वीव किया था, पेपर स्ट्रिप को, सिमिलरली उन्होंने ग्रास को और ट्विग्स को वीव करके मैट्स बनाना स्टार्ट कर दिया और बास्केट्स बनाना स्टार्ट कर दिया. वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रिंग्स. अब उन्होंने वाइन्स ले ली, बेलें, लताएं जो होती हैं, एनिमल फ्लीस और हेयर, जानवरों के बाल ले लिए और उनको ट्विस्ट किया इस तरह से कि वो लंबे लंबे स्ट्रैंड्स बन जाए, मतलब लंबे लंबे धागे बन जाएं. दीज वर वूवन इनटू फैब्रिक्स, और जब उनके पास बहुत सारे ऐसे स्ट्रैंड्स रेडी हो गए उसके बाद उनको उन्होंने वीव करके फैब्रिक बनाना स्टार्ट कर दिया. द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा. द अर्ली इंडियंस मतलब जो हमारे भारतीय थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन, वो जो कपड़े पहनते थे वो कॉटन के ही कपड़े पहनते थे. दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा, और वो कॉटन की जो खेती भी करते थे उसके लिए, तो वो कॉटन की खेती कहाँ करते थे, जिस जगह वो रहते थे वो कहाँ रहते थे, गंगा नदी के आसपास के इलाके में रहते थे, तो उसी आसपास के इलाके में वो कॉटन की खेती किया करते थे और उससे ही फिर उन्होंने कपड़े को बनाना सीख लिया था. तो हमने ये सीखा है कि अर्लियर टाइम्स में लोग किसका यूज करते थे कपड़े पहनने के लिए, बार्क का,
और पेड़ों की बड़ी बड़ी पत्तियों का, एनिमल स्किन का और फर का. Then after they learn how to weave twigs and grass into mats and baskets. Okay. Now moving further. Flax is also a plant that gives natural fibers. तो एक और प्लांट होता है जिसका नाम है फ्लैक्स, वो भी एक प्लांट होता है और उससे भी हमें नेचुरल फाइबर्स मिलते हैं. इन एंशियंट इजिप्ट, इजिप्ट इज द नेम ऑफ ए कंट्री, तो इजिप्ट जो है वो बहुत एंशियंट कंट्री है. तो उस टाइम पर कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. तो इजिप्ट की एक बहुत ही फेमस नदी है, नाइल बोल सकते हैं या इसे नील भी पढ़ सकते हैं हम. जिस तरह से हमारे इंडिया में गंगा, गोदावरी, यमुना, सिंधु ये नदियाँ फेमस हैं, उसी तरह से इजिप्ट में नील नदी फेमस है. तो इजिप्ट में जो पुराने लोग थे वो कॉटन के साथ साथ फ्लैक्स को भी यूज़ करते थे और वो कॉटन को भी कल्टीवेट करते थे और फ्लैक्स को भी कल्टीवेट करते थे. और कहाँ पे कल्टीवेट करते थे? जो नदी थी, नदी के पास के इलाके में. तो बच्चों, हम जो भी फसल कल्टीवेट करते थे उस टाइम पर वो ज़्यादातर हम नदियों के आसपास के इलाकों में ही करते थे, बिकॉज जो हमारे एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स होते थे, जो हमारे खेत होते थे और जो हमारे घर होते थे वो नदियों के आसपास ही होते थे. तो वो लोग कॉटन और फ्लैक्स को फैब्रिक बनाने में यूज़ करते थे. इन दोज डेज, उन दिनों में स्टिचिंग वाज नॉट नोन. अच्छा, स्टिच करना उन दिनों में उनको नहीं आता था कि कपड़ों को स्टिच कैसे किया जाता है, मतलब सिला कैसे जाता है. पीपल सिंपली ड्रेप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. अब देखिए इसमें डिफरेंस आप समझिए. उनको फैब्रिक बनाना आता था. फैब्रिक क्या होता है? एक लंबा कपड़ा वो बना देते थे, लेकिन कपड़े को क्लोथ्स में चेंज करना उनको नहीं आता था. जैसे एक बड़े कपड़े से उनको शर्ट बनाना नहीं आता था, उनको पैंट बनाना नहीं आता था, उनको स्कर्ट बनाना नहीं आता था, तो वो स्टिच नहीं कर सकते थे. तो जो भी वो फैब्रिक बनाते थे तो जस्ट वो क्या करते थे, वो अपने बॉडी पार्ट्स के अराउंड उसको ड्रेप कर लेते थे. ड्रेप मतलब लपेट लेते थे. लाइकवाइज जैसे हमारी मम्मी लोग साड़ी को ड्रेप करती हैं बहुत ग्रेसफुली, उसी तरह से वो लोग अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर उस कपड़े को ड्रेप कर लेते थे. मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड. अब ड्रेप करने के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके हो गए. आप देखिए साड़ी पहनने के भी हमारे देश में कितने सारे मेथड्स हैं. यूपी में जो वीमेन होती हैं वो डिफरेंट स्टाइल से साड़ी पहनती हैं, और अगर आप महाराष्ट्र में चले जाएं तो वहाँ साड़ी पहनने का स्टाइल टोटली डिफरेंट है. और आप अदर स्टेट्स में जाएंगे तो वहाँ पर भी साड़ी अलग अलग तरीके से ड्रेप की जाती है. तो in every region people used to drape themselves in a different way with the invention of sewing needle. अब उसके बाद क्या हुआ कि हमने नीडल का आविष्कार किया, मतलब सुई का. बिफोर दैट वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द नीडल. उसके बाद हमने सुई का आविष्कार किया. पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स एंड व्हेन दे इन्वेंटेड द नीडल दे स्टार्टेड टू स्टिच द फैब्रिक टू मेक देयर क्लोथ्स. Stitched clothes have gone through many variations since this invention. अब जब उन्होंने कपड़ों को स्टिच करना स्टार्ट कर दिया तो स्टिच करने के बाद उन कपड़ों में बहुत सारे वेरिएशंस आने लगे, मतलब बहुत सारे चेंजेस आने लगे. क्योंकि जब कोई एक नया इन्वेंशन हो जाता है तो उसके बाद लोग उस पर और ज़्यादा रिसर्च करते हैं और उसकी एक और बेहतर फॉर्म जो है वो डेवलप करते हैं. बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लॉथ. बिल्कुल, अभी अभी मैंने आपको बताया कि आज भी हम ड्रेपिंग यूज करते हैं. जब हम साड़ी पहनते हैं तो साड़ी इज अ फैब्रिक नॉट अ क्लॉथ. धोती इज ऑल्सो अ फैब्रिक नॉट अ क्लॉथ, लेकिन हम उसको ड्रेप इस तरह से करते हैं कि वो बहुत एलिगेंट और ग्रेसफुल लगती है. जस्ट लाइक लुंगी है, टर्बन है. देखिए आप, टर्बन में पूरा एक बड़ा सा कपड़ा होता है और उसको हम अपने सिर पे इस तरह से फोल्ड करते हैं तो वो कितनी खूबसूरत नज़र आती है. तो इससे हमें पता चलता है कि ड्रेपिंग का जो हमारा हिस्ट्री है बच्चों, वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से हमको ड्रेप करना आता है, हम जानते हैं इसके बारे में. Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items. जिस तरह से हमारे पूरे देश में बहुत वैरायटी का फूड खाया जाता है, there is a large variety of food eaten all over our country. बिल्कुल उसी तरह से हमारे देश में डिफरेंट स्टाइल्स के फैब्रिक्स और
डिफरेंट स्टाइल के क्लोथिंग आइटम मिलते हैं। अगर हम देश के अलग अलग भागों में जाएं और वहाँ घूमें तो हम देखेंगे कि वहाँ रहने वाले लोगों का जो खाने का स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और जो कपड़े पहनने का स्टाइल है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए हम स्टेट्स का जो क्लोथिंग स्ट्रक्चर होता है उसको भी किताबों में पढ़ते हैं, अक्सर देखते हैं कि उड़ीसा के लोग कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, और जस्ट अपोजिट ऑफ इट यूपी के लोग कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। राजस्थान का बिल्कुल पहनावा बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से अगर हम देश के अलग अलग स्टेट्स में घूमने जाएंगे तो हमको वहाँ पर बहुत सारा डिफरेंस नज़र आएगा, जैसे फूड में उसी तरह से क्लोथिंग में या फैब्रिक्स में। नाउ जस्ट टेक अ रिव्यू ऑफ ऑल द प्रोसेसेस दैट वी हैव लर्न्ड इन दिस चैप्टर। वी हैड कॉटन रोल्स। ओके, हमारे पास कॉटन रोल होता है सबसे पहले। उसके बाद हम कॉटन रोल को क्या करते हैं, जिनिंग प्रोसेस करते हैं, और जिनिंग प्रोसेस में जो उसमें सीड्स होते हैं जो हमारे लिए यूजलेस होते हैं उन्हें हम सेपरेट कर देते हैं। उसके बाद हम उससे क्या बनाते हैं, उसके बाद हम उससे फाइबर बनाते हैं। ओके, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे फाइबर रेडी हो जाते हैं। अब फाइबर्स बहुत थिन होते हैं तो हम उसको स्पिन करते हैं, और स्पिन करके हम उससे क्या तैयार करते हैं, स्पिन करके हम उससे यान तैयार करते हैं। अब यान हमारे पास एक थिक थ्रेड तैयार हो जाता है। अब उस यान को अगर हम फैब्रिक में चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास इसके लिए दो प्रोसेस होती हैं, फर्स्ट वीविंग और सेकंड निटिंग। वीविंग में हम दो तरह से यान चलाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, यानी कि हमारे पास दो सेट्स होते हैं, और निटिंग में हम केवल एक ही सेट को यूज़ करते हैं और हमारा जो फैब्रिक है वो तैयार हो जाता है। तो इन टोटलिटी में हमने इस चैप्टर में यही पढ़ा है और डिटेल में पढ़ा है। ओके, तो बच्चों दीज आर सम कीवर्ड्स फ्रॉम दिस चैप्टर एंड यू नो अबाउट इट। कॉटन वूल, फैब्रिक, फाइबर, निटिंग, स्पिनिंग, वीविंग, यार्न। तो कॉटन वूल क्या होता है, कॉटन प्लांट से जो हमें गुल्ला निकलता है, जो ऊन निकलती है उसे हम कॉटन वूल कहते हैं, और फिर हम जो कपड़ा बनाते हैं उसको हम फैब्रिक बोलते हैं। कॉटन वूल से हम फाइबर बनाते हैं, और कपड़ा बनाने की दो प्रोसेस होती हैं जिसमें से एक निटिंग है और दूसरी वीविंग है, और जब हम फाइबर को स्पिन करते हैं तो यार्न तैयार होता है, तो दैट इज यार्न एंड दैट इज स्पिनिंग। So these are some keywords of this chapter. Now Bujo has a query, or we can say that Bujo has a question that he wants to ask from us. So we can take his question. Bujo knows that burning of cotton yarn gives an odor similar to burning paper. बूझो ये जानता है कि अगर हम कॉटन यार्न को बर्न करते हैं, मतलब हम जो कॉटन का हमारे पास धागा होता है उसको जलाते हैं, तो उसमें से जो ओडर आती है, जो गंध आती है, वो बिल्कुल वैसे ही आती है जैसे कि किसी कागज को, किसी पेपर को जलाने पर आती है। तो ही इज वंडरिंग इफ ही कैन अज्यूम दैट पेपर इज ऑल्सो मेड फ्रॉम प्लांट्स। तो अब वो सोच रहा है कि क्या वो अज्यूम कर सकता है, क्या वो ऐसा मान सकता है कि दैट पेपर इज ऑल्सो मेड फ्रॉम प्लांट्स, कि जो कागज है, जो पेपर है, वो भी हम प्लांट से बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या है, यस। जो पेपर होता है वो पल्प से बनता है, और पल्प हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। प्लांट से जो हमें लकड़ी मिलती है उस लकड़ी को हम केमिकल्स की ट्रीटमेंट के बाद पल्प में कन्वर्ट कर देते हैं, और उस पल्प से हम पेपर बनाते हैं। अब प्लांट का ही प्रोडक्ट है हमारे पास एक पेपर, और प्लांट का ही प्रोडक्ट है हमारे पास कॉटन। तो दोनों ही हमारे पास प्लांट के प्रोडक्ट हैं, तो अगर हम दोनों को बर्न करते हैं तो स्मेल भी तो दोनों में एक जैसी आएगी ना। तो यही कारण है कि कॉटन यार्न को बर्न करने पर बिल्कुल वैसी ही स्मेल आती है जैसे कि पेपर को बर्न करने पर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। आप इसकी सारी वीडियोस को एक बार फिर से देखिए, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, डोंट हेजिटेट टू कमेंट मी। I will try my best to answer you each question. Okay? So अब आप इसकी एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। If you have any question, any query, please comment me. So till then, take care.
Bye bye.